ऑफ यू। मैं डॉक्टर सरवरुल हक, शोध अधिकारी, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, आप सभी अति विशिष्ट वक्तागणों और हमारे साथ जुड़े सभी देवी एवं सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम आप जानते हैं कि कही सुनी लिखी भारत की वैदिक एवं पांडुलिपि परंपराएं तथा उनकी समकालीन प्रासंगिकता व्याख्यान श्रृंखला राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की एक विशेष श्रृंखला है, जिसमें हम देश विदेश से ऐसे विद्वानों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पांडुलिपियों को समझने, दूसरों को समझाने और उसके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। एक बार पुनः मैं एनएमएम की ओर से और वैदिक हेरिटेज पोर्टल की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे केंद्र के सदस्य सचिव और हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी का, जो किसी कारणवश अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। शायद कुछ देर बाद वो जुड़ जाएं। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं बहुत आभारी हूं हमारे जो मिशन के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रताप आनंद झा सर और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर लाल सर, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वैदिक हेरिटेज पोर्टल के और कला कोश के एचओडी हैं, जिनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से ये ऑनलाइन कार्यक्रम इस मुकाम तक पहुंच पाया। अब सर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय देकर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुज्ञान कुमार मोहंती, प्रोफेसर रविंदर कुमार पांडा सर, प्रोफेसर वीवी जड्डीपाल सर और हमारे साथ प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी भी थे हमारे साथ थे, लेकिन अभी किसी कारणवश शायद वो हमें ज्वाइन किसी वजह से कर ना पाए क्योंकि उनकी पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो सर मैं सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हमारे प्रोफेसर रविंदर कुमार पांडा जी का। इज अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत at Maharaja Sayaji Rao University, Baroda, Gujarat. He studied Nyaya Shastra traditionally and PhD in Vedanta. He has authored more than 50 books, both creative and critical, and having 89 research papers. Our next speaker is Dr. Sugyan Kumar Mohanty. He is the HOD of Central Sanskrit University. He is having 21 years experience in teaching, publication, and research, and he is the editor-in-chief of e-journal Prachi Prajna. And he has coordinated more than 15 national conferences on Indology. He has a proficiency in the languages like Sanskrit, Hindi, English, Odia, and he has expertise in deciphering manuscripts in Devanagari and Sharda and Odia script. Professor V.V. Jadipal sir, he is a member of NEC of National Mission of Manuscript, National Empowerment Committee member, and secretary of Maharishi Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan, and former ICCR visiting professor in Indonesia. And he's a master's in the languages like Sanskrit, Hindi, English, Kannada, Konkani, Telugu, Prakrit, Pali, and Odia. Besides this, he knows very well Bhasha Indonesia and German language. He's having 23 years research experience, publication experience, in which 11 years as a professor. We have a next speaker likely to join a bit late, Professor Sadashiv Kumar Dwivedi ji. He's a master's and PhD in Sanskrit from BHU. And he's authored many books, and he's a recipient of many awards like Vikram Kalidas Puraskar, Vikram Vishwavidyalaya Ujjain, Bhojpur Puraskar, Kalidas Sanskrit Academy Ujjain, Sahitya Puraskar Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow, Mahakavi Kalidas Puraskar, Akhil Bharatiya Vidvat Parishad Varanasi, Panchamrit Puraskar Nainital और वागयोग राष्ट्र गौरव सम्मान वागयोग चेतना पीठ वाराणसी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं हमारे एचओडी कला कोश के और वैदिक हेरिटेज पोर्टल के हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और अभी फिलहाल एनएमएम के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधीर लाल सर को, कि वो सर आगे कार्यक्रम शुरू करें। सर ओवर टू डॉक्टर सुधीर लाल सर। थैंक यू डॉक्टर हक। आप सभी विद्वज्जनों का इस कही सुनी लिखी वेबिनार सीरीज में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और वैदिक हेरिटेज पोर्टल का एक संयुक्त प्रयास है और इसकी संकल्पना इस वर्ष हुई थी जब कोरोना अपने चरम पर था। तब हमने एक आउटरीच प्रोग्राम की संकल्पना की थी और उसी के अंतर्गत इसका ऐसा सोचा गया था कि हर तिमाही में लगभग एक तो होना ही चाहिए। तो आज आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि ये इसका चतुर्थ प्रकल्प है।
तो उस दृष्टि से हमारा ये जो संकल्प था ये सार्थक रहा, और इसके लिए मैं प्रोफेसर प्रतापानंद झा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। होली भी आने वाली है, आप सभी को होली की भी शुभकामनाएं। इन वेबिनार सीरीज का उद्देश्य है कि विभिन्न विषयों के विद्वानों का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे समागम हो, और उसके माध्यम से हम जो अपनी वैदिक परंपरा और पांडुलिपि परंपरा है, इसमें क्या कुछ कही सुनी और लिखी बातों का हम कोई सामंजस्य उपस्थित कर सकते हैं क्या। तो इस विषय में आप लोगों के विचार जाने, और उनसे हम भी लाभान्वित हों और हमारे सभी श्रोता भी लाभान्वित। तो उसी क्रम में आज साहित्य इस विषय पर आप सब मूर्धन्य विद्वानों को हमने आमंत्रित किया है, और हम आपके प्रति अनेक आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग जुड़े। मनुष्य की सृजनशीलता रूपी शब्द ब्रह्म का मूर्त रूप वांग्मय है। इसे साहित्य भी कहा जाता है, और भारतवर्ष में ऋग्वेद जो विश्व का प्रथम उपलब्ध वांग्मय है, तो हम लोग उससे युक्त हैं, इसलिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो कालिदास यहाँ शायद इसी की ओर इंगित कर रहे हैं कि कैसे वाणी और अर्थ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो साहित्य है। और भारत में इस पर इतना चिंतन हुआ, ये सब आप आचार्य लोग अभी हमें बताएंगे विस्तार से। मैं केवल कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। ये साहित्य, संगीत और कला विहीन मनुष्य को साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु के समान माना गया, गृहित। और काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। तो आज इस विद्वत सभा में काव्य शास्त्र के ऊपर बात होगी, तो इससे अच्छा क्या सुंदर संयोग हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए प्रोफेसर प्रतापानंद झा से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में थोड़ा सा बताते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर झा। नमस्कार, धन्यवाद सुधीर जी। मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एवं वैदिक हेरिटेज पोर्टल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कही सुनी लिखी भारत की वैदिक एवं पांडुलिपि परंपराओं की कहानी तथा इनकी समसामयिक प्रासंगिकता विषयक सेमिनार के चतुर्थ सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। सुधीर जी ने बताया कि किस तरह से हम लोगों ने इस परियोजना का और इस वेबिनार्स का आयोजन किया है। ये चतुर्थ सत्र है इसी आयोजन की कड़ी में, और इसका पर्पस ये था कि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है वो केवल ओरल ट्रेडिशंस के रूप में ही हमारे पास नहीं है, उसकी एक विशाल लिखित संपदा है। और इसी सोच के साथ ही हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। और मुझे गर्व है कि पिछले जो 3 इसके सत्र हुए, उस सत्र में विद्वानों के जो राय थे वो बेसिकली हम सब के लिए आंखें खोलने वाली थी कि किस तरह से इन चीज़ों को लेकर के जो हमारे मौखिक परंपरा है और लिखित परंपरा में जो ज्ञान है उसको लेकर के हमें आगे के लिए बढ़ना चाहिए। लकीली जो अभी भारत सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इस तरह के पारंपरिक ज्ञान को आगे ले जाने की काफी चर्चा है। और समय के साथ हम उसके ऊपर में जब काम करेंगे तो पता चलेगा कि ये उतना सहज भी नहीं है। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो उतना सरल नहीं है कि हम आसानी से उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। बट यह समय के साथ जरूर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लेकर के आगे बढ़ें। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो लिखित परंपरा है और जो मौखिक परंपरा है, ये बेसिकली एक दूसरे के पूरक हैं। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि एक दूसरे से आइसोलेटेड है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लिखित रूप में साहित्य का यह भंडार विभिन्न भारतीय भाषाओं और लिपियों में संरक्षित है, जो भोजपत्र, तालपत्र, सूती वस्त्र, सिल्क, कागज जैसे पदार्थों पर अंकित है। भारत के पास 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के होने का अनुमान है,
जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों के संरक्षण और भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा को अनावृत करने के उद्देश्य से की गई। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में पांडुलिपियों का संरक्षण, पांडुलिपियों का सूचीकरण, पांडुलिपियों का प्रकाशन, पांडुलिपि शास्त्रों के अध्ययन में शोध एवं एक राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय का स्थापना करना है। मिशन के प्रमुख उपलब्धियों में लगभग 44 लाख पांडुलिपियों का सूचीकरण, लगभग 8.5 करोड़ पन्नों का संरक्षण, 3.25 लाख पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन, जिसमें से लगभग 30,000 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, जो पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल है और लोग उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लगभग 103 पुस्तकों का प्रकाशन और 350 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन हो चुका है। विभिन्न भाषाओं और लिपि में होने के कारण अभी तक हम कुछ ही पांडुलिपियों तक पहुंच पाए हैं। इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। जीवन यापन से संबंधित शायद ऐसा ही कोई विषय है जो हमारे पांडुलिपियों में नहीं है। ये दोनों ही परंपराएं साथ साथ चलती रही और हमारे शास्त्र को समृद्ध करती रही। इन्हीं में से निहित मूलभूत मानव मूल्यों को देश के विभिन्न संप्रदायों ने अपने दिनचर्या का भाग बना लिया। इसी के कुछ अंश साहित्य के माध्यम से आप लोगों के विचारों के द्वारा हमें मिलेगी और हम पुनः आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जी डॉक्टर हक, इसको आगे बढ़ाइए। सर, तो मैं सबसे पहले सर गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम में, जो कि हमारा प्रोग्राम कही लिखी सुनी पर है, सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडा सर को, जो कि अपने विषय पर अपनी बात को रखें। सर, सर आवाज आ रही सर? हाँ जी। हाँ सर, प्लीज सर, प्लीज। Yes. Should I continue? Yes sir, yes sir. Please continue, sir. Yes. Thank you. Okay. अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। Respected Pratapanand Jhaji, Director, National Mission for Manuscripts, Dr. Sudhir Lal ji, Director and HOD, Professor Jaddipal ji, Dr. Sujyan Kumar Mahanti ji, and Dr. Haq Saib, my dear learned friends and colleagues. It is a matter of great pleasure to be associated with this pious Jnana Yagna. I am very thankful to the National Mission for Manuscripts and Vedic Heritage Portal, Kahi, Suni and Likhi. I am trying to share some of my ideas about the oral and written traditions about Vedas and also our manuscripts. Am I audible? Yes sir, you are audible, sir. Okay, thank you. See, the point today I am going to share with you, that is Padapatha. Padapatha of the Vedic traditions is a wonderful technique. And the moment we are going to talk about the traditions, immediately Mahakavi Kalidas comes to my mind. What he says in Kumar Sambhava, Reje Muni Parampara. And also, if we read Sankhya Karika of Ishwara Krishna, there also Ishwara Krishna hints
शिष्य परंपरागतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्त मार्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम. Entire lore of knowledge that came down to Ishwara Krishna, that is only through the Shishya Parampara. Similarly, in the Bhagavad Gita, the Lord Krishna says, Imam vivasvate yogam proktavanaham apyayam vivaswan manave praha manu rikshwa kabe bhavit evam parampara praptam imam rajadsayo viduhu sakala neha mahata yogo nashtaha parantapaha. Lord Krishna reminds us that there was a long, illustrious tradition of teaching, learning process, of entire education. All these knowledge systems are because of this illustrious tradition that was in due course of time, it was lost for some time being. And Krishna tried his best to revive that tradition that he very clearly speaks about in the Bhagavad Gita. So whenever we are going to discuss about these knowledge traditions, immediately Padapatha concept, I should not talk it a concept, rather it is a method, very wonderful method designed by our brilliant sages and rishis. Because see, this is simply not for reading Vedas, not for reading any kind of text, even for critical research, critical understanding, analytical understanding, even critical research, and for translation, this technique of Veda Patha is very, very relevant and useful. And why this technique was developed, if we make some kind of a simple research, then we understand that whenever we make an attempt to study a text for doing research or preparing an edition or for general understanding or to teach the text to the students, then the basic unit is pada. Later on, all these grammarians and Nayayikas, they have thoroughly studied the concept of pada, and many paribhashas, many definitions were developed. For example, so Nayayikas call it Saktam Padam, whereas grammarian Panini says Suptingantam Padam. But prior grammarians have also developed a notion and systematic method for studying and understanding the Vedic Samhitas and mantras. See, simply saying Samhita Patha, simple reading, reading for remembering, what we call oral tradition. See, in ancient time, from the time immemorial, from the beginning of the Vedas, see all these great teachers, brilliant scientists, because they have devised all these scientific techniques for memorizing, for preserving, and also propagating the Vedic thoughts or Vedic ideas. So the concept that is pada is at the root of understanding the entire mantra or samhita or the text. And that is why all these illustrious rishis, starting from Sakalya and all these commentators and many writers, so they could realize that unless and until one thoroughly understands the meaning, the real meaning of that with abhidha or lakshana or vyanjana, that means a critical concept of meaning, then there is no possibility of understanding a text.
And that is why they tried their best to understand the Pada. So, Samhita Patha and Pada Patha, there is a difference. The difference is simply reading a mantra as it is, without bifurcating the sandhis and also looking at critically the other aspects. If simply somebody recites maybe simply recitation for memory purpose without understanding the notion of each and every word, then that we may call a Samhita Patha. But when a person tries to understand the notion of each and every unit of a sentence, then he goes for a grammatical analysis, he goes for a unitive study. And I think later on all these Shastrakaras like Nayayikas and grammarians, they developed different theories of sentence understanding, sentence meaning. We call it Vakyartha Bodha. The theories like Abhihita, the theories like Anvita Bhidana and also Tatparyavada, many such theories were developed by the Shastrakaras for understanding the meaning of a sentence. So, but a real comprehension or a critical or a thorough meaning of a sentence is not possible if a scholar does not understand the basic units like a pada. So pada also includes pratyaya and prakruti, and also it is not a simple thing. So if somebody really tries to understand the meaning of a pada, he has to refer to the dictionaries, he has to go for the grammatical tools, he has to see why such a kind of how it is derived. And I think all our Vedangas, especially Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chandas, all were also systematically developed for memorizing, for understanding these Vedic Samhitas. So the importance of Shiksha is very useful, because that takes care of the phonetic aspect. Similarly, etymology, that is a Nirukta, also helps in understanding the derivations or the etymology and all kinds of grammatical things related with all these. So it was a complete system of knowledge in itself, complete in itself. So as Professor Jha rightly told, and I liked, both the things were complementary to each other. In India, as I know, we don't have a knowledge system that is called compartmental or departmental. This departmental or compartmental system came from foreigners. In India, you might be knowing there were great scholars who were well versed in different branches of knowledge. They were supposed to study grammar and also this Sahitya Vidya and also Nyaya and Mimamsa, all these basic things, because it is one unitive or it is one interdisciplinary system. See, sometimes people say that he's a Kavi. Kavi means if he doesn't know grammar. See, when we talk of Kalidas, people generally underestimate as if he is not a good scholar of grammar. No, in ancient time, it was a very interdisciplinary system. So all the systems of knowledge, actually it was one system. I would like to tell one system of various features. Now we have developed walls. Walls means हमने एक प्रकार डिपार्टमेंट बना के अलग अलग विद्या को प्रचार करने लगे, जिसका परिणाम हम जान रहे हैं. But in ancient time, in the Vedic time, in classical time, all these systems of knowledge,
all the Vedangas were useful for the preservation or the understanding of Vedas, as well as any text written in Sanskrit and also other languages. This technique, as I know, and I made a thorough research on this. See, a writer very clearly writes, Vedanam parirakshanaartham केचन अन्येपि उपाया अपि ऋषिभिः निर्देशिता तेषु प्रथमः पदपाठः येन संहितानि पदानि छित्त्वा संहितापाठस्य मौलिकं रूपं प्रदर्शितं भवति मन्त्राणां मूलांश प्रक्षिप्तांशयोः विवेचने स एव पदपाठ प्रपञ्चः एव निकषायते ततः संहिता पाठम प्रक्षेपच्युति अवसादादि विकारेभ्यः त्रातुं पद क्रम घन जटादि पाठाः आविष्कृता यथा च तत्र अनुमात्रमपि दोषलेशः संश्लिष्येत् जटा माला शिखा लेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता Krama Manishivihi, it is said by Vyadi in his Vikruta Balli. But from this point, now we should try to understand how critically all these great sages were reading the text. Because they were so meticulous, so careful in understanding each and every unit, so that there cannot be any scope for that kind of wrong presentation, or scope for misunderstanding, or scope for correction. See, since all these samhitas were mantras, were transmitted orally in the beginning, so they devised a systematic method for taking care of the corruptions. It is but natural when we orally speak. Nowadays, I see many kathakaras are also speaking Ramayana, Bhagavat, and in Odisha, I know when my grandfather was there, daily in the evening he was speaking this Bhagavata, reciting Bhagavata, and we were listening to this. This Katha Parampara was there, and it was very, very useful for knowledge extension, knowledge generation, and also even laymen, the common people were highly benefited, those who do not have any kind of access to study and research of the great texts. But the tradition was helping them in knowing about all these great texts like Ramayana, Mahabharata, and also many Vedas like this. So when I am going to focus about the tradition, so these are the meaningful methods of tradition. They were helping us for preserving and also helping us not making any kind of a correction in the text. And that is to avoid the correction. So this Padapatha method was developed. Later on, many people have worked on this, and now especially it is a wonderful field of research. Those who want to translate, those who want to critically edit the text. See, editing simply, when we talk of this Likhit Parampara, about the edition of manuscripts, see, first thing is that a scholar is supposed to understand thoroughly the text. But how can he understand if he simply reads just passages and passages, slokas after slokas, without thoroughly focusing, without thoroughly understanding the meaning of padas? So that is why sometimes it takes a lot of time, because one has to thoroughly, and all these commentators, what they were doing,
they were also focusing on these other units, and that is why if you read the commentaries of Mallinath and others, you will get lot of information about their grammatical derivation, about their etymology, about their meanings, different meanings in different contexts, and even the variants and why all these variants naturally. But my point, what I want to bring home, the fact everything centers around the product. And that is why we should be very, very grateful to all our tradition makers. They were the makers, they were the inventors of tradition. And let me tell you, tradition is not a static thing. It is for a time being not like that. It should continue. And I am very happy to say that manuscript mission and all these great Sudhir Lalji, Sachidanandji, and also Jhaji, you are now reviving all our ancient tradition, and I will say with confidence that it will be very, very useful for extension of knowledge, for exploration of knowledge, and also for generation of knowledge. See, the continuous recitation of a Vedic mantra with applied sandhis is known as Samhita Patha. The continuous recitation of a Vedic mantra with applied sandhis is known as the Samhita Patha. The recitation without sandhis, that is the recitation by dissolving the sandhis, is known as the Padapatha. All the four Vedas have a Padapatha along with Samhita Patha. Since the danger of text corruption is inherent in oral transmission, it became necessary to ensure the correct Vedic text. This gave rise to the composition of the Padapatha. The Padapatha served two purposes. First, it established the base for preserving the Vedas, and secondly, it served to clarify the meaning of the mantras. So, in nutshell, these are the this is the simple meaning of Padapatha. But we should not also forget, later on, all these Padapatakaras or the scientists or the true preservers of knowledge developed many such techniques. Nowadays, we call it Vikruti. But Vikrutis are also mnemonic techniques. Professor Jha has made a very good study on this Padapatha, grammatical analysis and others. He says these are not really Vikrutis. These are mnemonic techniques, techniques for remembering, techniques for correcting, techniques for writing, all this. The invention of all these Vikritis shows how much trouble the sages took in memorizing the orally transmitted text so as to keep the Samhita text free from corruption. So, as I told, that there are Vikrutis like this Kramapatha, this Jatapatha, Sikhapatha, and all these techniques are there, but I am not going to deal with them in detail because I think time will not permit me. But we should seriously think about this Kramapatha was there. But why they developed 8 types of pathas, Sikha Patha, and also it is because what I understand, even I also make use of this technique while I teach to my students in the classroom, and even I make use of this for my own understanding, because all these great sages, they have developed, they have prepared a unique method, I should call it unique method for understanding a text. So when a text is properly or thoroughly or clearly understood, then one can proceed for analytical or critical research.
the main problem lies with the understanding of Pada. And that is nowadays, even we had a tradition that we know Savana, Manana, and also Nididhyasana. This technique was also related with this great tradition of remembering and also extending the systems of knowledge. Nowadays, I read many such research on brain science. See, all these brain scientists, they are also proclaiming that this oral way of recitation, for example, reciting the mantras and also understanding, listening properly, सुनना, लिखना और बोलना, ये के जो अद्भुत परंपरा हमारे देश में रही, तीनों चीज परस्पर परिपूरक, और वो एक से काम नहीं चलेगा। अगर हम ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसको प्रचार प्रसार करते हैं ज्ञान का, तो तीन को साथ लेके चलना पड़ेगा। और आज आनंद की बात है कि अभी प्रकाशन तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन प्रकाशन के साथ साथ हमको हमारी जो अद्भुत परंपराएं, ज्ञान मार्ग की जो परंपराएं, उनको भी हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और उस दिशा में चिंतन करेंगे। बिकॉज आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू से these wonderful techniques and methods, all those methods were very very relevant in contemporary time. Why they are relevant? Because in classroom, you see, in classroom, I am a teacher. I've been teaching since 35 years. I take care of the needs and students of the problems. See, in the classroom, what see, even there is no scope for suni, no scope for likhi, no scope for all kind of reading. See, and that is why if all these techniques will be made use of for our teaching learning process, for our research process, then I think it will make a significant contribution to the development of our Shastric lore of knowledge. Even this Veda is called Devasya Kavyam. See, this Devasya Kavyam, it is a wonderful Kavya. Kavya includes everything, Sahitya. It includes all the systems of knowledge. Dividham Bangvayam, Shastram Kavyam cha. So, even for understanding of Shastra, Kavya is necessary. And for understanding of Kavya, Shastra is necessary. As I told, in India, no subject was taught without the help of other, because their composition, their structure is made in such a way. For example, if somebody wants to study a Kavya, it is very, very necessary that he should be thorough in grammar. He should be thorough in logic. Even though Kavya is a very emotional overflow of powerful feelings, but it has its own logic. So without logic, no description, no narration is possible. And that is why in India, all these Shastras, actually, they were one, unitive, and they were interdisciplinary, complementary for each other. And that is why now it is the urgent time that we should understand very clearly and thoroughly, we should understand the relevance of our own indigenous methods. These methods were not simply for preserving the Vedas. At present also, they are highly beneficial, they are useful, so that, see, sometimes many questions come to my mind. Why there is no critical research nowadays of Sanskrit texts? Because thorough understanding is lacking. People are not thoroughly understand the ideas, the thoughts that are there in the texts.
So linguistic analysis and thorough grammatical study is at the root of critical research, and that is why even a critical reading, critical understanding, critical interpretation, Mimamsa, for example, is a shastra. It is a shastra of interpretation. Nyaya is a shastra of critical thinking, and see the poetics, Kavya Shastra is a Shastra of expression, great communication. Recently, I conducted a study on this science of communication, that is Vyakarana. Well, even this, all these great stalwarts like Nagesha Bhatta and others, they have developed unique methods of communication, how to properly, scientifically communicate so that ideas will be very clear and they will express clear meanings. All these subjects, all these shastras, actually methods. Shastras are methods. Even this tradition should continue, and to some extent in India, as I know, they are continuing. But I think we should work more so that, because we can work more if we understand the value, the relevance of all these wonderful techniques. The techniques, the methods which are developed by the great rishis are not useless. We should realize the value of their, even they are useful for oral tradition, useful for our manuscript tradition, they are useful for our teaching techniques, and they are useful for everything that is related to the knowledge. That is, knowledge means generation, extension, research, even critical inquiry comes from the padas. All these padas, when you try to understand a thorough meaning, then many questions come into being, and then we proceed for finding the answers. I think I have taken my time. I express my gratefulness and thankfulness to the organizers, Professor Jhaji, Sudhir Lalji, Haksaf, and others, those who have given me a wonderful opportunity to speak about our Indian, that is Vedic and classical traditions, and also to share my ideas. Thank you very much. Punascha bhuyopi namo namaste. Thank you so much, sir, for your in-depth scholastic analysis of Vedic oral traditions and manuscripts and shedding lights on different techniques. We are confident that the present generation will get a lot of inspiration from your valid points, which will be reflected in the days to come in the research fields. Thank you so much, sir. Now we request Professor V.V. Jaipal, sir, Secretary MSR VVP Ujjain and NEC member of NMM, to deliver his lecture. Please, sir. Am I audible? Hello, am I audible? Yes, yes, we can listen to you, sir. The volume may please be increased. Sorry. गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात्। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा इस वेबिनार में कही सुनी लिखी वैदिक एवं ये पांडुलिपि परंपरा जिनका प्रासंगिकता, इसके बारे में आप सभी के सम्मुख ऑनलाइन माध्यम से व्याख्यान, चर्चा एवं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए और आप सभी से मैं स्वयं अवगत हो जाऊं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं। और इतनी बड़ी देश की विरासत के बारे में आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं तो मुझे एक अवसर दिया, इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूं।
इस देश की यह परंपरा रही हेलो, और बहुत शास्त्रों में चर्चित विषय है कि 14 विद्याएं हैं। आप सभी अवगत हैं, जानते हैं। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तराः वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। ये 14 विद्याएं हैं। ये जो विषय का जो पहला पद है, कही सुनी और लिखी, ये जो बहुत महत्वपूर्ण ये 3 शब्द है, ये हमारी पूरी परंपराओं का एक बेजोड़ जोड़ है। मतलब जो हमारी पूरी परंपरा है, जिसमें पहले जोड़ा गया है पुराण न्याय मीमांसा। ये जो पुराण, जो 18 पुराण है, न्याय शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है, दर्शन है, धर्मशास्त्र है, वेदा जो वेद है, 4 वेद है, और वेदांग, ये सभी मिला के जो 18 चतुर्दश विद्याएं हैं, 14 विद्याएं हैं, ये पूरी परंपरा है। ये तीनों में हम लोग बांट सकते हैं। एक मिनट, मैं उनसे बोलता हूँ, रंजन जी से बोलता हूँ, जो यहाँ पे टेक्निकल है। तीनों पदों के अंदर इनको जोड़ा जा सकता है। तो इसमें पहला पद मैं लेना चाहूंगा, जो अपने 14 विद्याओं में, ये जो पुराण, लाइव नहीं हो रहा अपना ये। इस पुराण पद में एक विशेष परंपरा हमारे सामने दिखाई देती है। जो ऋषियों थे, ऋषियों के सामने पूरे प्रवचन सुनने के लिए, और मुनियों का जो है, मुनियों का वहां समागम था, उनके सामने ये पूरा पुराण जो है परंपरागत होकर अब तक हमारे तक पहुंचा। अब हमारे पास में लिखित परंपरा में जो कही सुनी लिखी, ये जो 3 शब्द है, ये पूरी अपने परंपरा में ये जो है बहुत अच्छा है जोड़ा हुआ, तीनों शब्द एकत्र हो गए। ये जो आपके जो विषय में जो अंतिम जो पद है, रिलेवेंस, देयर कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस, वो जो है अंतिम जो है लिखी हुई बात तक आते आते इतना बड़ा विस्तृत विद्या परंपरा हो जाती है। हमारे करतला मलक जैसा है, जैसे अपने हथेली में आमलक रखेंगे, आंवले को रखेंगे, उससे पूरा विद्या परंपरा जो हमारे सामने दर्शाई जाती है। तो मैं मानता हूं ये जो विषय है तो अत्यंत प्रस्तुत है, प्रासंगिक है, उस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। महाकवि दंडी कहा जाते हैं। महाकवि दंडी की एक वचन है, श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम। उसमें जो शब्द जोड़ा है कमप्यनुग्रहम, ये जो सरस्वती जी का जो दिव्य अनुग्रह है, वो 2 श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिता, जो वाक है सरस्वती है, वो पहले सुनना है, श्रुतेन होता है। उसके श्रुत तो शब्द आप लोग जानते हैं, एक तो पूरी वैदिक परंपरा है, और विद्या को गुरु के पाद तल में बैठकर सुनना होता है, जो श्रुतेन, और यत्नेन वाग उपासिता, और अत्यंत महत्व प्रयत्न पूर्वक उसकी उपासना करनी पड़ती है। ये जो उपासना की परंपरा भी बहुविध है, उसमें ये पांडुलिपि की परंपरा भी एक उपासना की परंपरा है। उस पर मैं बाद में आऊंगा, अंतिम चरण में आऊंगा अपने व्याख्यान में। ये जो 2 शब्द यहाँ जोड़े गए हैं महाकवि दंडी के ये काव्यादर्श के अंत में है, ये श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम। ये जो कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस, मतलब अभी का जो प्रासंगिकता, इतने विद्याओं का, विद्या परंपरा का, पांडुलिपि परंपरा का, आज की प्रासंगिकता के बारे में अगर चर्चा करें, ये जो अनुग्रह की बात है, ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम, अर्थात आगे बढ़ने की रास्ता दर्शाना, ये भी एक प्रतिभा का विशेष है। वह भी अत्यंत सही से अध्ययन करने से, अध्ययन परंपरा को आगे बढ़ाने से, उस अध्ययन परंपरा में शिष्य कोटि प्रकोटि को तैयार करने, ये सभी परंपरा इससे जुड़ी। ये मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। तो अभी आचार्य पंडा जी कह रहे थे कि हमारी पूरी विद्या परंपरा का महत्ता है, उसमें पहले उन्होंने वेद की परंपरा लिया, और वेद के रक्षा के लिए जितने भी उपाय कहे गए हैं घनपाठ तक, उस सभी के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला।
मैं थोड़ा सा हटके जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसका जो पूरा आयाम है और उसका जो कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस है, इस पर ज्यादा प्रकाश डालना चाहूंगा। और भंडारकर साहब का जो सर्वे ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो वेस्टर्न इंडिया में, कश्मीर में और भी अलग अलग जैसे सेंट्रल प्रोविंस में, अगर हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे, उसमें 2-3 ऐसी बातें हैं जो बहुत आज भी रिलेवेंस है। उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भंडारकर साहब जो है, जब वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे के करते करते जब कश्मीर पहुंचे, उस समय में वहां उनके सामने एक बात रखी गई थी कि घरों में बहुत सारे पांडुलिपियां अभी भी हैं और कई जगह जो किताब बेचते हैं उनके यहाँ भी कई सारे पांडुलिपियों का प्रति रह गए हैं। और हजरतबल श्राइन में बहुत सारे पांडुलिपि हैं, उन्होंने देखा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और IGNCA द्वारा ये पूरा काम जो है डिजिटाइजेशन का हुआ और इसके बारे में सूचीकरण का काम हुआ, बहुत दिव्य काम हुआ। ये सभी के सामने प्रस्तुत है। इसका जो रिलेवेंस है, इस रिलेवेंस के बारे में भी इसके साथ साथ जोड़ते हुए बताना चाहूंगा। ये देखिए, रिलेवेंस जब हम मानस पांडुलिपि के बारे में चर्चा करते हैं, कही, सुनी, लिखी, ये तीनों को जोड़ते हुए, एक है ये पांडुलिपि प्राप्ति, मातृकाओं का संग्रह, उनको प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स, कैटलॉगिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स, डिजिटाइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड गिविंग देम फॉर फर्दर रिसर्च। ये सभी एक आयाम है जो कही, सुनी, लिखी, ये तीनों आयाम के अंदर अगर हम फिट करेंगे, यह एक बात आपके सामने उपस्थित हो जाती है। इस धरती का, इस भारत देश का जो अखंडता की बात है, वो अखंडता को दुनिया के सामने दर्शाने के लिए ये जो पांडुलिपि का चित्र है, उसको उजागर करना पड़ेगा। ये इस बात को मैं आपके सामने बार बार इसलिए कहना चाहूंगा। देखिए, जो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी का लगभग जो है 809 AD के आसपास में रचा गया मानते, 809 to 909 के आसपास में रचा गया मानते। लेकिन 910 से पहले यह पूरा ध्वन्यालोक जो है तमिलनाडु तक इसका प्रचार हो गया था। जो है कविराज मार्ग ग्रंथ का जिन्होंने रचना की है, श्री विजय नाम के जो कवि ने, उन्होंने कविराज मार्ग कन्नड़ की एक कृति में ध्वनि अम्बुद अलंकारम ऐसे एक पद्य रचना की, अर्थात ये ध्वनि विरोधीवाद है। आप समझ लीजिए, कश्मीर में लगभग 50 या 60 साल पहले रचा हुआ एक ग्रंथ के बारे में 10 या 15 साल के बाद, उस जमाने में दक्षिण के एक कवि ने अपना जो है ना ध्वनि विरोधी थियरी को सेट किया। अर्थात 10 से 15-20 साल के अंदर में एक ऐसा नया विचार पूरे भारत में फैल गया। तो आप इसको मानिएगा, पूरी हमारा आचार्य परंपरा, अध्ययन परंपरा और वाद विवाद परंपरा, जिसको बोलते हैं डिस्पुटेशन थियरीज, अर्थात नए सिद्धांत को स्थापित करना, इस तरह का जो है विचार है, ये हमारे पूरे आचार्यों द्वारा सब जगह में रखा गया है और ये भारतीय विद्या परंपरा का एक अद्भुत लक्षण है। उसी तरह से हम आप देखेंगे, मैंने किरातार्जुनी पर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सहयोग से मातृका भी प्राप्त की है और भारत के विविध जगह में जाके मैंने पांडुलिपि प्राप्त किया। भारवी ने लगभग 606 से लेके 646 के आसपास में ये जो काव्य लिखे किरातार्जुनी, इसकी एक सर्वप्रथम टीका, जिसको बोलते हैं, मैं मानूंगा सर्वप्रथम टीका इसलिए मानूंगा, इस टीका का रचना कश्मीर में हुआ था। वो भी श्रीपत्तन, उस जमाने में मानते थे श्रीनगर को श्रीपत्तन नाम से कहते थे। उस श्रीपत्तन में इस टीका लिखी गई, अद्भुत टीका है। इसका थोड़ा ही पार्ट मैंने प्रकाशित किया है। अर्थात एक दक्षिण देश को उत्तर देश से, कश्मीर से जोड़ने की एक परंपरा रही। अर्थात जो आज हम रिलेवेंस की बात करते हैं पांडुलिपियों का, अर्थात
जो पूरे भारत की दिव्य परंपरा को सब जगह फैलाने के लिए, सब जगह प्रकाशित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए इस मनुस्क्रिप्ट परंपरा, पांडुलिपि परंपरा का जो गौरव है, सांस्कृतिक परंपरा का गौरव है, ये बहुत अद्भुत है। उसी तरह से और एक दो उदाहरण आपके सामने बताना चाहूंगा कि एक आचार्य हैं जो काव्यकार भी हैं, टीकाकर्ता भी हैं, भाष्य भी लिखे हैं। ये माने जाते हैं लगभग 1292 के आचार्य थे, कल्याण राज चक्रवर्ती के आस्थान में थे। ये है वेंकट माधवाचार्य, मानते हैं इनका अपर नाम वेंकट माधवाचार्य नाम से जाने जाते हैं। सभी महाकाव्यों पर इनकी टीका है, जो लगभग ये टीकाएं अप्रकाशित हैं और कई राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंतर्गत इसके ऊपर में अनुसंधान भी हुए। इन्होंने अपने प्रयत्न से जितने भी पांडुलिपियां, अपने स्वयं भी पांडुलिपि उनके स्वहस्त भी प्राप्त है, लेकिन ये पांडुलिपियां केरल तक फैले हुए हैं। आपको केरल के ग्रंथालयों में मलयालम में पांडुलिपियां मिलती, अर्थात इस पूरे परंपरा को महाराष्ट्र से लेके, आज के महाराष्ट्र से लेके केरल तक में संस्कृत अध्ययन परंपरा में ये सभी ग्रंथ जो है सब जगह प्रसिद्ध। तो हम लोग जो लिखी हुई बात को, लिखी हुई पांडुलिपि परंपरा को, अथवा जो सुनकर लिखे जिस ग्रंथ को, उस परंपरा में अगर चर्चा करेंगे, यह जो परंपरा है, परंपरा को जोड़ने वाली बात है। इस आधुनिक समय में बहुत पुराने पांडुलिपियों का रिलेवेंस क्या है, मैं मानता हूं कि इस तरह के अनुसंधान और इन सभी को जोड़ने की अगर कड़ी बन जाए, यही एक बहुत अद्भुत विषय होगा। उसी तरह से और एक विषय आपके सामने मैं और लाना चाहूंगा, जो नड़िया है और एक जगह है जो कुमार भास्कर वर्मा विश्वविद्यालय जो आसाम में है, वहां की एक पांडुलिपि ग्रंथालय में इसी किरात अर्जुनी का हमको एक व्याख्या मिली। उसके व्याख्या के मूलकर्ता थे एक पंडित जो मिथिलांचल के थे। वो मिथिलांचल के पंडित को वहां के महाराजा ने संस्कृत और वेद पाठ के लिए ले गए आसाम, और वहां जाने के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई के लिए, अर्थात अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए इस पांडुलिपि को लिखवाया, महाराजा ने लिखवाया और उसको अध्ययन परंपरा में रखा। अर्थात आप समझिएगा, जो मिथिला की परंपरा है, मिथिला की परंपरा को आसाम से जोड़ने का जो कदम उस जमाने में, ये लगभग जो है 1620 का मातृका है, वो 1620 की मातृका है जो है हमको मिली थी कुमार भास्कर वर्मा विश्वविद्यालय, जहां आसाम में नलबारी में है, नलबारी का एक मातृका ग्रंथालय में वो मिली। उसी तरह से बहुत प्रयत्न से एक बार मैं जा रहा था राजस्थान के जो जैसलमेर के भंडार है, जैन भंडार है, लगभग वहां तपागच्छ जैन भंडार है, बहुत सारे जैन भंडार है। लगभग भूमि के ऊपर से 60 से 70 फीट नीचे उन्होंने ग्रंथालय बना रखा है। हमारे सामने प्रतापानंद झा जी है, ये लोग जानते हैं, गए हुए हैं। और ऐसे लाइब्रेरी में, ऐसे मातृका ग्रंथालय में हजारों पांडुलिपियां हैं, जिस पांडुलिपि को अगर आप देखेंगे, भारत के नई नई जो है ना, एक तहसील को उन्होंने कश्मीर से कैसे जोड़ा। मेरे सामने एक उदाहरण है, जयपुर में एक आमेर फोर्ट है। आमेर फोर्ट के जो महाराजा, वो मानसिंह जी के जो है वंशज है। वहां एक मुझे पांडुलिपि मिली किरात अर्जुनी के ऊपर में जो कमेंट थी, जिसकी अभी तक कोई प्रकाशन हुआ नहीं था। वहां लिखा गया था, ये पूरा जो मातृका परंपरा को, पांडुलिपि के संग्रह को कश्मीर से यहाँ लाके सुरक्षित रखा गया। ये भी लगभग 1700 या 50-80 में, 1580 में था ये इसका संग्रह। इस तरह के अगर हम लोग मूल बात पर जाएंगे, अपनी पांडुलिपि परंपरा के पूरे सर्वेक्षण से हमको ये मिलेगा कि इसके जो लेखक हैं, जो पुष्पिका में, पुष्पिकोत्तर भाग में जिन लेखकों का नाम मिलता है, एक बहुत विशिष्ट नाम है, एक लिम्बाकेन, श्रीपत्तन वास्तव्येन लिम्बाकेन लिखितम इदम पुस्तकम, ये लिखा हुआ है। तो आप मानेंगे ये लिम्बाक है, ये डूंगरपुर वास्तव्य, जो राजस्थान का डूंगरपुर का
वो निवासी था, उसने अपने बहुत मेहनत से ये पांडुलिपि लिखी। राजस्थान के एक महानुभाव ने राजस्थान के जैन मुनियों का पांडुलिपि संग्रह, संरक्षण, प्रचार, प्रसार में योगदान नाम से एक किताब लिखा। किताब का प्रकाशन हुआ। उस किताब में उन्होंने ऐसी पूरी परंपरा को, राजस्थान के परंपरा को लिखा, जिस परंपरा से हम लोग पूरे राजस्थान के जैन मुनियों का जहां जहां उनका संचार होता था, उनके साथ में वो लोग पांडुलिपि लेके जाते थे, वो सभी को जोड़ने की एक बड़ी लंबी परंपरा रही। उस परंपरा से हम लोग इस कंटेम्पररी रिलेवेंस जो पांडुलिपियों का आज प्रस्तुत किया है, आज उनको हम लोग क्यों रक्षा करें, इतने करोड़ों रुपए खर्चा कर उनकी रक्षा क्या जरूरी है, इस सभी के उत्तर इस तरह से अनुसंधान से हो सकता है। ये मैं अपने महंती जी हैं, महंती जी के ध्यान में ही लाना चाहूंगा, क्योंकि वो हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल के इस तरह से गांवों में भी अगर पूजा पाठ की भी मातृका हो, पांडुलिपि हो, उस पूजा पाठ की जो मातृका है पांडुलिपि है, इसका इतना महत्व है कि वहां जो है हजारों वर्षों से एक पांडुलिपि का जो है कॉपी से कॉपी, प्रति की प्रति अगर निकली, उसकी मूल प्रति होगी, उस मूल प्रति का संरक्षक एक कोई पंडित रहा होगा और उसके छात्र रहे होंगे। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरे भारत में, क्योंकि मैं वेद विद्या प्रतिष्ठान से आता हूं, इसलिए वेद विद्या प्रतिष्ठान की सर्व उद्देश्य है वो जो वेद की सस्वर परंपरा का रक्षा। तो इसलिए आज का जो विषय का सबसे पहले वैदिक पांडुलिपि और अपने पूरी संस्कृत विद्या का, संस्कृत परंपरा की पांडुलिपि, इन सभी को अगर हम गांव-गांव तक जोड़ेंगे तो हम लोग यह विश्वास से कह सकते हैं, जो IGNCA के स्थापना और उन्होंने जो वैदिक पोर्टल जो तैयार किया, इस सभी को अगर हम पांडुलिपियों से जोड़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि वाकई में इस भारत के गांव में वेद की पांडुलिपियां रही और वैदिक का परंपरा रहा और उसका सस्वर संरक्षण होता रहा, और इसको रिवाइव करना चाहिए। रिवाइव करने का सबसे बड़ा उद्देश्य आज में जो लिखित है उसको तो हम कर ही रहे हैं, और कही सुनी और जो लिखित, ये तीनों परंपराओं को अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत अद्भुत कार्य हो। और भी इसी के साथ में और भी दो चार बात कहना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का एक और उद्देश्य है, भारत के बाहर में भारत के जितनी भी पांडुलिपियां हैं उसका या तो हम लोग डिजिटल कॉपी प्राप्त करें, या उसका हो सके तो उसका और भी कोई भी विधान हो, जैसे माइक्रो फिल्मिंग हो, ये सभी प्राप्त करें। ये भी IGNCA का एक उद्देश्य है। मैं लगभग 15 से 18 साल से मैं बहुत मेहनत कर रहा था कि ये जो पाकिस्तान से जितने पांडुलिपियां आई हैं वो जो है चंडीगढ़ के एक कॉलेज में थे, और ये VVRI इंस्टीट्यूट में ये पांडुलिपियां जमा थी, और DAV कॉलेज चंडीगढ़ वहां जमा है, और कुछ पांडुलिपियां जो है और भी घरों में होंगी। तो मैंने एक मेरे मित्र द्वारा मैंने कोशिश किया, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर उसका जो लाइब्रेरी है वहां जो है संस्कृत की जो पांडुलिपियां है, पांडुलिपियों का उन्होंने एक सेक्शन बनाया है। मैंने सोचा कि किसी तरह उस लाइब्रेरी तक पहुंचूं तब कुछ और मिल जाए। वहां के लिए जो कैटलॉगिंग था, काशीनाथ कुंटे जी का वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, ये 2 कैटलॉग है जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कलेक्शन का। जब मैंने वहां का देखा, उसमें ऐसे कई मातृकाएं हैं, पांडुलिपि हैं, जो पांडुलिपि मलयालम में लिखी गई हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा, अरे ये पाकिस्तान में मलयालम की पांडुलिपियां कैसे पहुंची, ग्रंथ की पांडुलिपियां पाकिस्तान में कैसे पहुंची। आज हमारे साथ में रविंद्र पंडा जी हैं। रविंद्र पंडा जी के जो वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ नाट्य शास्त्र के मलयालम लिपि के पांडुलिपियां हैं। तो इतने दूर से केरल से लेके, केरल के पांडुलिपि परंपरा, लिखी हुई परंपरा गुजरात कैसे पहुंची। गुजरात में तो इधर गुजराती लिपि होनी चाहिए थी, या तो देवनागरी का होना चाहिए था, या जैनियों का देवनागरी होनी चाहिए थी। तमिल वाला ग्रंथ लिपि वाला कैसे पहुंचा। अगर इसके पीछे अगर हम सोचेंगे, हमसे भी 50 साल, 100 साल, 200, 500 साल पहले भी ऐसे विद्वान लोग रहे जो पूरे भारतवर्ष में घूमते थे। इस जो हमारी विद्या परंपरा रही, 14 विद्याएं रही, जो भी विद्याएं रही, इन सभी विद्याओं का वो लोग प्रचार प्रसार करते थे। इन सब का एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज को वो लोग बांटते थे सभी के साथ में। अर्थात आयुर्वेद है, जो अपने जो पुराण है, ग्रामर है, जो भी शास्त्र है, जैसे पुराण का तो इतना रिलेवेंस है। अगर आप लोग सोचेंगे
ये जो स्कंद पुराण पर ग्रोइंग एंड सीरीज में ये स्कंद पुराण का क्रिटिकल एडिशन हुआ। इस क्रिटिकल एडिशन में उन्होंने पूरे भारतवर्ष से मातृका का संग्रह करके ग्रोइंजन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूरे सीरीज लिखा। जिस स्कंद इस पुराण में उनको ये मिला कि प्रत्येक क्षेत्र के पुराण में मिला। सपोज जैसे काशी खंड है या वाराणसी खंड है या जो ताम्रपर्णी खंड है, इस तरह से खंड के नाम से उनको पुराण जो वहां का ज्योग्राफिक डिस्क्रिप्शन, इस ज्योग्राफिक डिस्क्रिप्शन से हमको ये पता लगता है कि आज के हम पांडुलिपि के रिलेवेंस को भी हम कई बार कह सकते हैं। एक बहुत छोटी सी एक पांडुलिपि पर रिसर्च हो रहा था। उस पांडुलिपि रिसर्च में एक बात निकल के आई, आज का जो तिरुपति से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में एक जगह है कालहस्ती, जिसको लोग जानते हैं। वहां एक नदी है, उसको बोलते हैं आज के दिन में स्वर्णमुखी। उस जो रिवर ड्राइड हो गई है, अभी वो रिवर नहीं बल जैसा। जबकि कालहस्ती मंदिर के पहले अगर कोई गए हैं, उसके पहले एक पुलिया दिखता है, लंबा पुलिया है, लंबा पुलिया पास करते ही कालहस्ती। लेकिन ये जो है एक कवि ने, ये जो पूरी छोटा 100 पेज का है, वो शुक के बारे में है, जो उसका यात्रा वृत्तांत है, जैसे मेघ संदेश जैसा ही। उसमें उन्होंने वर्णन किया है पूरे दक्षिण भारत का। जैसे मेघ मानसून स्टार्ट होता है, मानसून स्टार्ट होते हुए कालहस्ती तक वो मेघ आता है, कालहस्ती का परिक्रमा करता है, शिव जी की परिक्रमा करता है। वहां उन्होंने स्वर्णमुखी रिवर, उसका नाम है स्वर्णमुखी शब्द वहां प्रयुक्त। अर्थात जो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, उस ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के लिए ये पूरी हमारी जो परंपरा है, जिसको हम बोलते हैं अखंड परंपरा रही, उस अखंड परंपरा का पहचान के लिए हमको ये जो पांडुलिपियां हैं, जो आज भी रिलेवेंस है। अगर इनको फिजिकली अगर हम संरक्षित करेंगे, जैसे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत, IGNCA के अंतर्गत एक बड़ा ऐसा एक लाइब्रेरी ग्रंथालय बने, जिसमें हम लोग अपने देश के धरोहर को अपने साक्षात देख सके, हजारों साल के पांडुलिपियों का, तब तो बहुत बड़ा साक्षात्कार अपने सामने हो। तो और भी एक बात मैं बताता हूँ, मेरे गुरुजी जो के गोविंदन जी थे, जो मातृका में मुझे इनिशिएट किया, उनकी बहुत बार मैं सोचता हूँ, ये पांडुलिपियों का जो जोड़ना है ना, ये केवल भारत सीमा तक ही ये सीमित नहीं है। उन्होंने बोला गंगानाथ झा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक परिसर है, वहां एक न्याय शास्त्र, एग्जैक्ट नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूं अभी, उन्होंने मुझे बोला, मैंने लिखा कहीं, उसका आधा पार्ट जो है गंगानाथ झा लाइब्रेरी में, और उसका जो रिमाइनिंग पार्ट जो है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है, और एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट फोलियो से ही है। आप समझिएगा ये ऐसा क्यों हुआ होगा। कारण ये है, जिन लोगों ने आधा तक पढ़ा होगा या किसी कारणवश, या कुछ पार्ट वो ले गए होंगे, कुछ पार्ट किया। तो इसलिए मैंने बोला अगर हम लोग इस दृष्टि से देखेंगे, इसको हिस्टोरिकल रिलेवेंस है, और अपनी देश की पूरी लंबी परंपरा को ऑथेंटिकेट करते हुए रिकॉर्ड में लाएं, ये बातें हो सकती हैं। मैं अभी तो प्रतिष्ठान में आया हूं 2017 से। इससे 3 वर्ष पहले मैं जब अनुसंधान करा रहा था किसी छात्र को एमफिल लेवल में, मैंने भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक पांडुलिपि मंगाई। वो पांडुलिपि थी कश्मीर देश के बारे में। मैं बार बार इसको क्यों बता रहा हूं कि हमारे पास ऐसे धरोहर है जिस पर और भी अनुसंधान होना चाहिए। कश्मीर के जो छोटे छोटे नहरें हैं, जो ऊपर से जो पर्वत से निकल के बाहर आती हैं, वहां कब कब वो लोग तीर्थ यात्रा करते थे। यह है लगभग 1891 की लिखी हुई है, वो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में है। उसमें ये लिखा हुआ है, कश्मीर के लोग प्रति पर्व, जैसे ये जो अमावस्या और पूर्णिमा में या किसी विशेष नक्षत्र में, वहां जाके अपनी यात्रा करते थे, वहां पुराण पढ़ते थे। जैसे वहां एक पुराण है, कोई उस पुराण का मत पुराण आता है, उसका बहुत प्रसिद्ध पुराण है जो कश्मीर में पढ़ते हैं, उसका वंशावली भी लिखी हुई है, नीलमत पुराण। नीलमत पुराण।
उस नीलमत पुराण को वो लोग तीर्थ क्षेत्र जब तीर्थ यात्रा करते थे वहां उसका अध्ययन करते थे, पढ़ाते थे, उस शिष्य परंपरा में इसको पूरी प्रवाह था। ये उस ग्रंथ में लिखा हुआ। अर्थात ये जो आज हमारी विलुप्त परंपरा हम बोलते हैं, ये मतलब ये उजागर नहीं हुई है, इसको उजागर करना चाहिए। ये जो पूरी हम परंपरा का पहचान हमारे पांडुलिपियों में छुपा हुआ है, जिसको हमने उजागर करना है। साथ साथ में ये जो पूरा जिसको बोलते हैं ना कंपास ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियों का पूरा परिदृश्य, ये बहुत विस्तृत है। और अगर आप लिपि देखेंगे वो और एक पहचान बाहर आएगा उससे, लिपि से। और ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें शास्त्र की परंपरा आएगी, शास्त्र पाठ की परंपरा आएगी, टेक्स्ट की परंपरा आएगी। तो ये सभी को देखते हुए आज का जो विषय था, तो ग्रंथ प्रसार, अपने जो कही सुनी लिखी, और इसका रिलेवेंस आज के दिन में क्या है, इसको वेद से भी जोड़ा जाए, संस्कृत से जोड़ा जाए, और अपनी पूरी परंपरा से और पूरी भारत की भाषाओं से जोड़ा जाए, ये तो मान लीजिएगा बहुत बड़ा डायमेंशन है। और हम लोग जब, जैसे अभी महंती जी है, हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं, जैसे श्रृंगार प्रकाश है भोजराज का श्रृंगार प्रकाश में, जैसे हमारे अभी भाई साहब तो इधर आए नहीं है, जो उनको सदाशिव जी, उन्होंने भी उसके अध्ययन किया, पिताजी ने भी उस पर प्रकाशन किए हैं, जो शिमला से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी से एडिशन निकला है। जो राघवन साहब ने आईओ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से उसको पांडुलिपि प्राप्त कर उसके अध्ययन कराए थे, उसका एडिशन कराए थे। लेकिन इसमें एक मूल बात है, ये ताम्रपर्णी जो तमिलनाडु में है, ताम्रपर्णी तीर में इसके मैन्युस्क्रिप्ट मिले, और जो मेलकोटे के जो महाराज जी ने इस संग्रह करके इसकी पांडुलिपि के कुछ प्रतियों को मैसूर महाराजा के मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में रखा। तो इसी तरह से, लेकिन उसमें जो 22 का प्रकाश नहीं था, आचार्य सनातन रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अनुसंधान करके उसमें कई सारे किए हैं, और डॉक्टर के कृष्णमूर्ति जी ने उसमें विलुप्त जो टेक्स्ट है, इसको नाट्यशास्त्र के कई टीकाओं में, अभिनव भारती में कुछ पंक्तियों को देखा। तो ये पूरी विद्वानों की जो परंपरा रही, उनका जो मेहनत है, उसको अगर हम पुनः आकलन करेंगे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है। मेरा इतना ही आप लोगों से, जो हम लोग यहाँ है, सब लोग पांडुलिपियों का आराधक है, मेरा आप लोगों से यही है, भारतीय विश्वविद्यालयों का एक बड़ा इसमें उद्यम होना चाहिए। आप देखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालयों में पांडुलिपि में एमए, पांडुलिपि में पीएचडी, पांडुलिपि में जो मेहनत करते हैं, शायद उनको बहुत सहारा नहीं दिया गया है। क्योंकि पांडुलिपि में काम करने वालों को थोड़ा फेलोशिप भी मिलना चाहिए, उनको उद्योग के लिए मदद मिलना चाहिए, तभी यंग बाहर आएंगे, आगे आएंगे, उनके अपना क्वालिटी बढ़ाएंगे। तो इससे बहुत मेहनत होगा, इससे उनको बहुत सहारा मिलेगा। यही सभी आपसे निवेदन है, और इस निवेदन के साथ में मुझे जो अवसर दिया यहाँ, तो मैं अपने को आभार मानता हूँ, अपने को धन्य मानता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों से बात करने का मुझे मौका दिया। और IGNCA और हमारे जोशी जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सच्चिदानंद जोशी जी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर जदीपाल सर। आपने हमें एक ऐसा भ्रमण कराया 7वीं शताब्दी से लेकर 1891 तक, जिसमें आपने विभिन्न पांडुलिपियों के बारे में बातें बताई, जिससे हम काफी लाभान्वित हुए। और आपके सुझाव काफी अनमोल हैं, और हमारे डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, हम इस पर जरूर आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो NMM है वो प्रतिबद्ध है ताकि पांडुलिपियां जहां भी हों उसको हम आइडेंटिफाई करें, सूचीकरण करें, कंजर्वेशन करें, डिजिटाइज करें। ये हमारा मैंडेट है जिसपे हम काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाउ आई विल इनवाइट डॉक्टर SK मोहंती सर टू डिलीवर हिज लेक्चर। डॉक्टर SK मोहंती सर, प्लीज सर। ओम शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एवं वैदिक हेरिटेज पोर्टल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कही सुनी लिखी भारत की
वैदिक एवं पांडुलिपि परंपराएं तथा उनकी समकालीन प्रासंगिकता शीर्षक पर आयोजित हो रही इस वेबिनार में मेरा आप सभी उपस्थित विद्वान, आयोजकगण तथा श्रोताओं को सादर प्रणाम। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, जो आज अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के माननीय निदेशक प्रोफेसर प्रतापानंद झा जी, आज के माननीय सारस्वत उद्बोधक प्रोफेसर रविंद्र कुमार पंडा जी, प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल जी तथा उपस्थित विद्वान डॉक्टर सुधीर लाल जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्रीधर वारिक जी तथा संचालक डॉक्टर सरवरुल हक जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एवं वैदिक हेरिटेज पोर्टल के सभी माननीय सदस्य एवं समस्त सुधी श्रोतृ मंडली, आज हमने इससे पहले माननीय प्रतापानंद झा जी से इस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं वैदिक हेरिटेज पोर्टल, इनके गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण भी सुना और साथ ही साथ प्रोफेसर रविंद्र कुमार पंडा जी के द्वारा वैदिक ज्ञान परंपराओं के विकास के ऊपर जो विचार रखा गया उसे भी सुना एवं तत्पश्चात एक विस्तृत अनुभव पांडुलिपियों के ऊपर प्रोफेसर जड्डीपाल जी का, जो भारत के विभिन्न पांडुलिपि रिपोजिटरीज जो है, मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरीज, पांडुलिपि संग्रहालय, उनके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला एवं युवा पीढ़ियों को भी उन्होंने आगे आने के लिए प्रेरित किया। आज का जो यह संदर्भ है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्ञान या सिद्धांत या बौद्धिक परिप्रकाश को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने को पाठ संचरण कहा जा सकता है। पाठ संचरण, वैदिक युग में भारत में पाठ संचरण वाचन एवं श्रवण के द्वारा होता था। पाठ संचरण की इस परंपरा को मौखिक पाठ संचरण परंपरा कहा जाता है। परवर्ती काल में, उत्तरवर्ती काल में यह परंपरा लिखित परंपरा के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार कही सुनी लिखी में पाठ संचरण की दोनों परंपराएं समाहित हैं। सबसे पहले वैदिक युग में गुरु शास्त्रों को कह करके अपने शिष्यों को सुनाते थे एवं शिष्य भी गुरुओं के द्वारा सुनाया हुआ वह ज्ञान अपने अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे। इस प्रकार ज्ञान की विभिन्न धाराएं कही सुनी परंपरा से संचरित होती थी, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक। परंतु मौखिक पाठ संचरण की इस परंपरा में अनेक विसंगति एवं अव्यवस्था उत्पन्न हुई। शास्त्रों की स्थिरता, प्रामाणिकता एवं मौलिकता पर संदेह उत्पन्न होने लगा। तब पाठ संचरण की लिखित परंपरा विकसित हुई। पाठ संचरण की इस लिखित परंपरा को पांडुलिपि कहा जाता है। विभिन्न लिप्यासनों में
एवं उनकी प्रकृति के अनुसार लेखनी, टांकी, कोरक, सांचे, छेनी, यंत्र आदि से लिख करके ज्ञान विज्ञान के विभिन्न धाराओं को अनुवर्ती पीढ़ियों तक पहुंचाने की इस परंपरा ही पांडुलिपि विज्ञान के रूप में विकसित हुई है। पांडुलिपि रचना की यह विधि दो रूप में प्रचलित थी, एक लिखित रूप एवं दूसरी विधि उत्कीर्णित रूप। लिखित रूप में ताड़पत्र, भूर्जपत्र, अगरुपत्र, पटवस्त्र, चर्मपत्र, करगज, काष्ठ आदि लिप्यासन के रूप में प्रयुक्त होते थे एवं उत्कीर्णित रूप में पाषाण, मृण्मय, ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, रजतपत्र एवं अन्य धातुओं को लिप्यासन के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आज मैं भर्तृहरिकृत नीति शतक की पाठ परंपरा एवं शारदा पाठ पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले भर्तृहरि की नीति शतक की पाठ परंपरा पर विचार करने से पहले एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भर्तृहरि का स्थिति काल क्या रहा है। भर्तृहरिकृत नीति शतक की भर्तृहरि का जो स्थिति काल है, अधिकतर विद्वान भर्तृहरि को विक्रमादित्य के अग्रज मानते हैं एवं विक्रमादित्य वही हैं जिन्होंने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया है एवं वर्तमान में 2077 विक्रम संवत प्रचलित है। यानी आज से 2077 वर्ष पहले अर्थात ईसा पूर्व प्रथम शतक में विक्रमादित्य भी रहे हैं एवं उनके अग्रज के रूप में प्रतिष्ठित भर्तृहरि भी रहे हैं। अभी हम चलेंगे कि नीति शतक के प्रकाशित संस्करण क्या उपलब्ध होते हैं। प्राचीनतम मुद्रित संस्करण में से सबसे पहले भर्तृहरि वर्सेस, यह मुद्रित संस्करण हमारी दृष्टि में आता है जो कि विलियम कैरे who published with Hitopadesh at Serampur in 1803-4 1803-1804 जो वर्ष रहा है उसमें सबसे पहला मुद्रित संस्करण भर्तृहरि वर्सेस के नाम से विलियम कैरे ने प्रकाशित किया है। भारतीय मुद्रित संस्करणों में इंडिया ऑफिस कैटलॉग पार्ट 2J पेज नंबर 411 टू 420 में लिखा है कि भर्तृहरि के शतकों के 100 से भी अधिक मुद्रित संस्करण विभिन्न भारतीय लिपियों में मिलते हैं। 100 से भी अधिक मुद्रित संस्करण, और उन्हीं सभी संस्करणों में से एक तेलुगु संस्करण जो कि 1840 में प्रकाशित हुआ है, उसे सर्वप्रथम भारतीय या प्राचीनतम भारतीय मुद्रित संस्करण के रूप में माना जाता है भर्तृहरि के नीति शतक का। परंतु उपलब्ध भारतीय संस्करणों में से किसी भी संस्करण में कोई एक भी ऐसा संस्करण नहीं था जिसमें पाठ समालोचना की गई हो, ऐसा कहते हैं डी कोशाम्बी जी। और इसी उद्देश्य से डी कोशाम्बी जी ने द एपिग्राम्स एट्रीब्यूटेड टू भर्तृहरि नाम से एक पुस्तक लिखा, ग्रंथ लिखा, जिसमें पाठ समालोचना के साथ विधिवत एवं सुव्यवस्थित पाठ समालोचना के साथ भर्तृहरि के तीनों शतकों का उन्होंने सर्वप्रथम प्रकाशन किया है। वो कहते हैं मोर ओवर नॉन ऑफ दीज एडिशंस
new or old are critical, nor do they survey the vast field of available manuscript evidence in any comprehensive manner. Editors preface मैनर, ऐसा वो कहते हैं अपने एडिटर्स प्रीफेस में। निर्णय सागर प्रेस, जो कि भारत, जिसे एक प्रतिष्ठित भारतीय विद्या के प्रकाशक के रूप में माना जाता है, जिसे, उसमें भी अनेक संस्करणों का प्रकाशन हो चुका है भर्तृहरि के नीति शतकों का, एक नहीं अनेक, परंतु उनमें से एक भी संस्करण शारदा पाठ पर नहीं है। अब नीति शतक की पांडुलिपि पर हम प्रकाश डालेंगे। श्री डी कोशाम्बी जी ने अपने द एपिग्राम्स अट्रीब्यूटेड टू भर्तृहरि में लिखा है, जिसे 1948 में प्रकाशित किया गया। उसमें लिखा नीति शतक की कुल 377 पांडुलिपियों का उल्लेख उन्होंने किया एवं यह भी कहा कि उन्हें 2 वाचनाओं में बांटा है। 377 पांडुलिपियों को उन्होंने इकट्ठा किया, देखा, पढ़ा एवं उनको 2 वाचनाओं में, इन 2 रिसेंशंस में उन्होंने डिवाइड किया, एक दक्षिण भारतीय वाचना एवं अन्य उत्तर भारतीय वाचना। परंतु श्री डी कोशाम्बी जी ने सभी 377 पांडुलिपियों में से एक भी मातृका शारदा लिपि में नहीं है, ऐसा उल्लेख किया है। वे कहते हैं पेज नंबर 57 में, नो शारदा मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ भर्तृहरि शतकस हैज बीन रिपोर्टेड एनीवेयर, ऐसा वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। अब हम चलेंगे कि नीति शतक की पाठ निर्धारण में कतिपय समस्याएं हैं। प्रायः उपलब्ध मातृकाओं में एवं प्रकाशित संस्करणों में पद्यों की संख्या में विभिन्नता, अनेक पाठ भेद मिलते हैं, जिससे कि मूल पाठ निर्धारण में अत्यंत कठिनता प्रतीत होती है। यद्यपि नीति शतक की कुछ मातृकाओं एवं प्रकाशित संस्करणों में विषयानुसार पद्यों का वर्गीकरण किया गया है, तथापि महाभारत या पंचतंत्र की तरह नीति शतक में कथा वस्तु की एक अनुस्वीत स्वरूप न होने के कारण पाठ की मौलिकता का निर्धारण अत्यंत दुरूह है। उसमें पद्यों की पौर्वापर्य निर्णय, क्रमबद्धता, संख्या निर्णय, इसको निर्णय करना अत्यंत कठिन है। महाभारत में मान लीजिए कि कोई एपिसोड छूट जा रहा है किसी पाठ में, किसी पांडुलिपि में, तो उसको ढूंढा जा सकता है दूसरे पांडुलिपि में। लेकिन नीति शतक में इस प्रकार की कोई कथा वस्तु की अनुस्यूतता नहीं दिखती है। इसलिए कितने ही पद्य होंगे जिन्हें भर्तृहरि ने लिखी है, इसको अभी तक अंदाज लगाना कठिन हो रहा है। अब हम चलेंगे नीति शतक का शारदा पाठ की ओर, जिसे हमने सर्वप्रथम आविष्कृत किया है। नीति शतक की जिस शारदा पाठ की खोज में गत 200 वर्षों से भी अधिक समय लग चुका है, आप सभी विद्वानों से मेरा करबद्ध निवेदन है, जिज्ञासुओं से भी, कि आज वो कार्य पूर्ण हुआ है। इस संपूर्ण शारदा पाठ को जो कि हमने प्राप्त किया है, हमने स्वयं देवनागरी में लिप्यंतरण किया है, जिसमें कुल 85 पद्य मिलते हैं शारदा पाठ, और सभी पद्य वर्तमान में उपलब्ध प्रकाशित नीति शतक के संस्करणों में हूबहू नहीं मिलते हैं। उनमें से कुछ वैराग्य शतक में भी मिलते हैं, जिन्हें इस शारदा पाठ में भर्तृहरिकृत नीति शतक के रूप में कहा गया है। प्रस्तुयमान शारदा पाठ में जो मंगलाचरण प्राप्त होता है वो इस प्रकार है। आप देखते हैं नीति शतक के जो प्रकाशित होंगे, दिक्कालाद्य नव चिन्हानंत चिन्मात्र मूर्तय है, लेकिन शारदा पाठ में, शारदा मातृका में
यह मंगलाचरण मिल रहा है। ओम ब्रह्मा येन कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिरनिशं भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति यद्वशेन गगने तस्मै नमः। इस प्रकार तो नीति शतक का जो शारदा पाठ है उसमें पुष्पिका अर्थात कोलोपन में लिखा है कि इति भर्तृहरि कृतम नीति शतकम संपूर्णम। उत्तर पुष्पिका जिसे पोस्ट कोलोफोन कहा जाता है, इस मातृका में, इस शारदा मातृका में नहीं मिलती है, जिससे कि लिपिकाल अज्ञात है। अब हम इसके पाठालोचन की ओर बढ़ेंगे कतिपय उदाहरणों के साथ। आप देख लीजिए, इसके शारदा पाठ में जो कोलोफोन और पोस्ट कोलोफोन जो नहीं मिलता है, इसमें लिपिकाल तो अज्ञात है, परंतु ये निश्चित है कि अभी तक जितने सारे पांडुलिपि भर्तृहरि नीति शतक की मिल रही है, मातृकाएं मिल रही हैं, उन सभी मातृकाओं में से हमने जो अभी आविष्कृत की है शारदा मातृका, शारदा पांडुलिपि, वह प्राचीनतम है। अतः इस शारदा पाठ की प्राप्ति से नीति शतक के मौलिक पाठ निर्धारण के नए द्वार उन्मुक्त हो चुके हैं। अभी मैं विद्वानों को, पूरे विश्व के विद्वानों को, संस्कृत के विद्वानों को एवं पांडुलिपि शास्त्रों के विद्वानों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि नीति शतक जो अपने सभी भारतीय भाषाओं में, बहुत सारे विदेशी भाषाओं में अपनी प्रतिष्ठा को अनुवादित होकर के प्रतिष्ठित हो चुका है, जिसके पाठ एक स्वरूप को ले चुका है, वो पाठ अभी भी संशय में है। और अभी जो हमने यह शारदा पाठ का आविष्कार किया है, इस वाचना में नीति शतक की नवीन आवृत्ति के निर्माण हेतु कुछ विचार बिंदु विचारकों के समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप ध्यान से जरूर देखिएगा। संप्रति इसके कतिपय पाठों की तुलना उपलब्ध कुछ प्रमुख प्रकाशित संस्करणों से समालोचनात्मक दृष्टि से विद्वान विवेचकों के समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप देख लीजिएगा, एक पद्य है, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने परजने लिखा है, दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति ही साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने स्वार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धूर्तता ये चैवं पुरुषः कलासु कुशलास्ते स्वेव लोक स्थिति। ये नीति शतक की, जो कि भागीरथात्मज हरिप्रसाद जिसके संपादक है, जो कि निर्णय सागर प्रेस से 1890 में प्रकाशित हुआ है, उसमें नीति शतक की 22वां पद्य है यह। और एपिग्राम्स एट्रीब्यूटेड टू भर्तृहरि डी कौशाम्बी के नीति श्लोका में 39वां पद्य है। इस प्रकार है हूबहू। अब हम शारदा पाठ की ओर चलेंगे। देखिए शारदा पाठ क्या कहता है। इस पद्य का लिखा नीचे आपके सामने प्रस्तुत है शारदा, जो शारदा पढ़ सक रहे हैं, पर ऊपर मैंने लिप्यंतरण किया है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम तथा दुर्जने प्रीति साधु जने स्मयः खलजने विद्वज्जने प्यार्जवम चार्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धूर्तता ये चैवं पुरुषः कलासु कुशला स्वेव लोक स्थिति। अब इसमें आप देख सकेंगे कि आधुनिक प्रकाशित पाठों में परजने लिखा है। पूर्व पाठ की ओर अगर चलेंगे, परजने, और शारदा वाचन में परिजने। तो कौन सा पाठ शुद्ध है,
कौन सा पाठ मौलिक है, कौन सा पाठ सार्थक है, इस पर अगर विचार करें तो परजन अर्थात अन्य जन, अन्य जने जने दया। भाई अन्य जन में हम दया क्यों करें? क्या वो दया के, क्या अन्य सभी जन दया के ही पात्र होते हैं? हमारे गुरु भी हो सकते हैं, क्या हम गुरुओं के ऊपर भी, गुरु भी अन्य जन है, क्या गुरु के ऊपर भी दया करेंगे? नहीं। इसीलिए परजने वाला पाठ सही नहीं है, परिजने, क्योंकि परिजनः अर्थात परिगतः जनः। शब्द कल्पतुम में, वाचस्पत्यम में परिजन को परिगतः जन के रूप में कहा गया है, अर्थात सेवक जन। सेवक जन निश्चित रूप में दया के पात्र होते हैं, अब व्यभिचार रूप में वे दया के पात्र होते हैं, एवं उनमें दया रखना उदारता का लक्षण होता है। अब दूसरा शब्द है पूर्व वाचना में, जो आधुनिक वाचना में जो प्रकाशित संस्करणों में पाया जाता है, नयो नृपजने। अब इसको यहाँ पर शारदा वाचन में स्मयः खलजने लिखा है। अब इस पर मैं कहूंगा कि स्मयः यह पाठ अधिक तर्क संगत है। क्यों? ना साधु जने प्रीति ही, देखिए द्वितीय चरण के प्रारंभ में लिखा है प्रीति साधु जने। साधु जने प्रीति का ठीक उल्टा क्या हो सकता है? वो खलजने स्मयः, स्मयः अर्थात गर्वः। खलजन के सामने आप गर्व दिखाइए, अहंकार दिखाइए, चलेगा, और दिखाना भी चाहिए, नहीं तो खल नहीं मानेगा। और एक है तृतीय शरण में शौर्यम शत्रुजने, आधुनिक वाचना में, लेकिन शारदा वाचना में आप देखिए चार्यम शत्रुजने मिलता है। आप जो शारदा पढ़ सकते हैं, लिखा है इसमें, देखिए चार्यम शत्रुजने, चार्यम शत्रुजने लिखा है इसमें। तो चार्यम क्या है ना, इसमें शत्रुजन कभी अत्यधिक बलवान होने पर उसमें शूरता तो संभव नहीं हो सकता, अतः चार्यम शत्रुजने यह पाठ अधिक उचित है, क्योंकि चारहा प्रणिधौ गुप्तचरे वाचस्पत्यम में लिखा गया है। चरस्य भावः चार्यम, अत्यधिक बलवान शत्रु पर भी गुप्तचर प्रयोग में असंगति नहीं होती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कृत्वा विधानम उलेतु यात्रिकम च यथा विधि उपगृहास्पदम चैव चारान सम्यक विधाय च। इसका अर्थ यह है, मनुस्मृति भी सर कुछ कनेक्शन वो रिकनेक्ट करने के लिए बोल दीजिए। हाँ सर। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही, थैंक यू सर। हेलो यस सर, यू आर ऑडिबल सर, यू आर सुन रहे ऑडिबल। हैं? यस सर, सुन यस रहे सर, हैं? जी सर। हेलो, जी सर, कंटिन्यू कीजिए। सर प्लीज हाँ कंटिन्यू। हाँ मैं कर रहा हूँ सर। हाँ जी, तो अब इसमें और एक मैं उदाहरण भी आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणी संतापितो मस्तके
वाञ्छन् देशमना तपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव शान्त्या पदः। नीति शतक का निम्न सागर प्रेस का जो संस्करण 1819 में प्रकाशित हुआ है, उसमें 91वें पद्य के रूप में इसको अंकित किया गया है। इसमें आप देखिए कि एक खलवाट जिसके सर पे बाल नहीं है, वह दोपहर के सूरज के प्रखर ताप से पीड़ित है और उसे छाया के अनुसंधान में वह जाता है और पद्य के अनुसार वह ताल वृक्ष की ओर जा रहा है छाया के लिए। आप बताइए, ऐसा कभी संभव है क्या? ऐसा कभी हो सकता है कि कोई ताल वृक्ष की ओर जाएगा छाया के अनुसंधान के लिए? नहीं, कभी नहीं। और इसीलिए शारदा पाठ आप देखिए क्या कह रहा है कि खल्वाटो दिवसे स्वरस्य किरणे संतापितो मस्तके वांछन् देशमनातपं विधिवशात् बिल्वस्य मूलम गतः। बिल का जो पेड़ है, वृक्ष है, उस बिल वृक्ष के नीचे जाता है क्योंकि घने छायादार होता है, उसमें जाता है। लेकिन उसके भाग्य खराब निकला तो उसके ऊपर एक महाफल, विशाल फल, बिल का एक विशाल फल गिरता है और उसका सर जो है फट जाता है। लिखा समस्तम शिरा, पूर्व पद्य में सशब्दम शिरा। भाई देखिए, सिर का शब्द करना ये तो होता ही नहीं है, होने पर भी मुख्य अर्थ के पोषक नहीं है। इसलिए आप देखिए यहाँ मूल में क्या लिखा है शारदा पाठ में, समस्तम शिरा, संपूर्ण सिर फट जाता है, ये लिखा है। इस प्रकार आगे और एक उदाहरण में प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। शारदा पाठ के संदर्भ में एक पद्य है, कृमिकुलसितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन नरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस शारदा पाठ में 15वां पद्य है। अब यही अन्य संस्करणों में कहा जाता है कि कृमिक, ये जो एपिग्राम्स एट्रिब्यूटेड टू भर्तृहरि, उसको कृमिकुलचितम लिखा है। कृमि का में रिकार की मात्रा लिखते हैं, लेकिन मूल शारदा पाठ में कृमि लिखा है। अब कृमि और कृमि इनमें क्या अंतर है? अगर हम देखेंगे कि क्रामतीति कृमि ही क्रमोपाद विक्षेपे शब्द कल्पद्रुम के अनुसार, जिसका अर्थ केवल क्रमण करना या रेंगने वाला कीट, परंतु रोग उत्पन्न करने वाला कीड़ा कृमि होता है जो दुर्गंध को भी फैलाता है। इसीलिए कृमि रकार और ईकार वाला जो पाठ है वो अधिक सार्थक है। एवं शीतम, देखिए आजकल के पाठ में चितम मिलता है, चितम, लेकिन शारदा पाठ में शीतम है, शीतम, तालव्य सकार एवं ईकार सहित शीतम। अब इसमें पाठ अर्थभेद क्या है? न चित्तम अर्थात व्याप्तम, कीड़ों से व्याप्त है। व्याप्त होना कोई इस प्रकार विभत्सता का प्रतीक नहीं है, लेकिन शीतम शो तनुकरणे इत्यस्मात् धातोः क्ता प्रत्यय शीतम अर्थात दुर्बलम, अत्यधिक दुर्बल कर दिए, कीड़ों ने उसको खा करके दुर्बल कर दिए, उसमें बदबू उत्पन्न कर दिए, दुर्गंध पैदा कर दिए। तो रोग एवं दुर्गंध फैलाने वाले कीड़े द्वारा अत्यधिक रूप में शीर्ण घृणित इस अर्थ को व्यक्त करने से प्रस्तुत विभत्सता अत्यधिक व्यंजित होती है कृमिकुलचितम पद से, न कि कृमिकुलचितम से। और एक बात ध्यान में रखिएगा, शारदा लिपि में शकार और चकार में बहुत कम भेद दिखता है, साम्य रहता है दोनों में।
इसीलिए परवर्ती पाठ शीत के स्थान पर चित्त के रूप में संक्रमित होता हुआ दिखता है। और दूसरे चरण में आप देखिए निरूपमा रस प्रीत्या, आधुनिक पाठ में निरूपमा रसम प्रीत्या करके अलग अलग कर दिया गया है, एक द्वितीयांत कर दिया गया, प्रीत्या को अलग कर दिया गया है। लेकिन शारदा पाठ में आप देखेंगे निरूपमा रस प्रीत्या ये समस्त पद कर दिया गया है। और इसमें देखिए कि क्योंकि वास्तव में निरूपम रस नहीं है, वो निरूपम रस का भोजन नहीं कर रहा है, लेकिन निरूपमा रसम इव प्रीत्या, इस प्रकार उपमित कर्मधारे से यहाँ पर औपम्य प्रतीति यहाँ पर प्रधान है, इसीलिए वहां समस्त होना जरूरी है। निरूपमा उपमा वाचक लुप्त उपमा यहाँ पर मान लीजिए निरूपमा रसम इव प्रीत्या, निरूपमा रस प्रीत्या, इस प्रकार वाचक लुप्त उपमा करेंगे तो यह सार्थक होता है। तो इस प्रकार शारदा पाठ का अगर हम पाठ समालोचना हम इसका विचार कोटि को हम लाएंगे तो अभी भर्तृहरि के जो नीति शतक है उसके एक नई वाचना, नई आवृत्ति सामने आएगी, जो कि जिसमें मैं सोच रहा हूं कि भर्तृहरि के, हालांकि भर्तृहरि 2000 साल से भी अधिक समय हो गए और रहे हैं, लेकिन ये शारदा वाचना जो कि मुझे आज प्राप्त हुई है वह करीब करीब निश्चित रूप में 1000 वर्ष पूर्व का जो है की मातृका है, और जो कि अभी समस्त उपलब्ध समस्त मातृका एवं प्रकाशनों से प्राचीनतम है। इसीलिए इस वाचना का एक बार पुनरीक्षण करके पुनः एक नई आवृत्ति के प्रयास हमें करना चाहिए। इस हेतु मैं आप सभी का दृष्टि आकर्षण करना चाहूंगा कि आप इस कार्य में हमारा भी सहयोग करें, या कोई और शारदा मातृका अगर आपके सामने नजर आती है उससे भी प्राचीन तरह हो। हालांकि यह मातृका मूल रूप में नहीं है, कोई लिपिकार की है, क्योंकि इसमें भी कुछ अनेक त्रुटियां हैं, कई जगह है मैंने देखी है। तो इस प्रकार मैं आज यही अपने वाणी को विराम देने से पहले सबसे पहले प्रोफेसर झा जी, प्रोफेसर सुधीर लाल जी, डॉक्टर श्रीधर वारिक जी एवं डॉक्टर अब्दुल्ला जी और सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। आज आपने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो अवसर दिया है, मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूं। और मैंने जो सुना भी है प्रोफेसर रविंद्र कुमार पंडा जी को, प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल जी को, उनके आशीर्वाद भी मुझे मिला है, उनके मार्गदर्शन भी मुझे प्राप्त हुआ है। आप सबकी सहृदयता भी मैं अनुभव कर पा रहा हूं, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर हक अपने आप को म्यूट, आपने अनम्यूट करना है अपने आप को। डॉक्टर हक, डॉक्टर हक प्लीज, डॉक्टर हक प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर एस के मोहंती सर कि आपने खास तौर से शारदा पाठ के विभिन्न आयामों पे और उनके मंत्रों की उच्चारण से सर जो हमें बातें सिखाई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाठकों को, हमारे श्रोताओं को उसका लाभ मिलेगा। और सर, बिफोर प्रपोजिंग वोट ऑफ थैंक्स, I would request our directors, both the directors, if they want to speak something, sir. सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी विस्तृत वक्तव्य सुनने के बाद कुछ भी बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे पंडा जी ने वेद पाठों के संरक्षण के लिए और जो पदपाठ का विस्तृत जानकारी दी, और अभी भी जो वेद
कि मौखिक परंपरा में जिस तरह से इसका संरक्षण हो रहा है, उस ज्ञान को आज के जो शिक्षा पद्धति है उसमें लाने की जरूरत है। लेकिन ये कैसे आएगी, ये थोड़ा सा बहुत समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि जो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इस एजुकेशन पॉलिसी में भले ही ये चीज लिखा गया है कि उस ज्ञान को हम लेकर के आए, लेकिन उस ज्ञान को आज जो हम बेस क्रिएट कर रहे हैं अपने रिसर्च का, उसमें मैप करना वो उतना इजी नहीं है। इसलिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आगे आना पड़ेगा कि किस तरह से उसको एक एक विषयों में उसको हम परिष्कृत करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है कि जब तक हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ नहीं आएंगे और लोगों को अपने आप को जोड़ने में सुविधा नहीं हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी, जट्टीपाल जी ने बहुत ही अच्छा बताया कि पूरे देश को अखंडता के साथ किस तरह से हम दिखाएं, और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एक जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था कपला जी के निर्देशन में, वो गीत गोविंद का प्रोजेक्ट था। और गीत गोविंद की टेक्स्ट जो जयदेव ने 12वीं शताब्दी में उड़ीसा में लिखी थी, वो आज भी गुरुवायूर टेम्पल के दैनिक रिचुअल का पार्ट है। कंटिन्यूटी और एक्सपेंशंस में इससे बेटर और क्या हो सकता है कोई भी एग्जाम्पल कि एक टेक्स्ट जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई, 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत के सभी सांस्कृतिक जोन का वो इंटीग्रल पार्ट बन गया। और उतना ही नहीं, आज भी देश में जितने भी हमारे नाट्य के रूप हैं, चाहे कुचिपुड़ी और मणिपुरी और भरतनाट्यम और कथकली, अलग अलग डांस फॉर्म में लेकर के जाएं तो गीत गोविंद के जो अष्टपदीज हैं वो उसमें गाए जाते हैं। ऐसा कोई भी म्यूजिक स्कूल नहीं है जो जिसमें गीत गोविंद के पदों का, अष्टपदियों का पाठ नहीं होता है। ऐसा कोई भी पेंटिंग स्कूल्स नहीं है, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे ओडिशा पेंटिंग हो, जहाँ पे कि गीत गोविंद के पेंटिंग्स को, अष्टपदियों को पेंटिंग्स में नहीं ढाला गया है। तो इस तरह से विस्तृत है, केवल एक मैन्युस्क्रिप्ट को ही लेकर के नहीं, एक मैन्युस्क्रिप्ट कितने आयामों तक इंटीग्रेट करता है, केवल हॉरिजॉन्टली ही नहीं, वर्टिकली भी कई आयामों को, और पूरे कला को जोड़ के आगे बढ़ता है। तो चूंकि इस पे मैंने काम किया था तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि इसमें शेयर करूं। तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से पूरे भारतवर्ष को, और उतना ही नहीं, अगर हम वेद को ही लें तो वेद के रिसाइटेशन आप भारतवर्ष में कहीं पे भी चले जाते हैं, एक मंत्र के भी एक भी श्लोक में कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। इससे बड़ी अखंडता और क्या हो सकती है। तो ये चीजें हैं, इसको भी लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और मोहन जी, आपने तो जिस तरह से एडिटिंग के ऊपर में प्रकाश डाला, मतलब वो अपने आप में मतलब सीखने लायक है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स में बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं, वो बेसिकली इन सब चीजों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करके उसके ऊपर में अपने काम को आगे लेकर के जाएं। तो मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तीनों ने आकर के इतनी अच्छी अपनी एक्सपीरियंस को हमें बताया। और चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसीलिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है क्योंकि आज एक्सपेरियंशियल हमारा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा पूरा का पूरा एक्सपेरियंशियल है। आप योग के जब तक स्टार्टिंग के आसन नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान, समाधि और आगे की बातों को नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरियंशियल ज्ञान है उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे समझ सकते हैं, ये भी एक गैप है। इस गैप को भी धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि समय के साथ हम लोग उसमें, ऐसे ही चर्चाओं के द्वारा हम लोग उसमें कुछ न कुछ आगे बढ़ने में कामयाब हो पाएंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सुधीलाल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हो सके तो अपने जो भी आपका वक्तव्य है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम इसके समुचित प्रकाशन या प्रसार की व्यवस्था कर सकें। आप सभी का अनेक आभार।
Sorry, not audible. डॉक्टर हक, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हो गया? जी। मैं सरवरुल हक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से आप सभी वक्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत कम समय में अपनी अनुमति दी और आपने इस वेबिनार का हिस्सा बने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर रविंद्र कुमार पांडा जी का, प्रोफेसर झा सर का, डॉक्टर सुधीर लाल सर का, डॉक्टर एस.के. मोहंती सर का, प्रोफेसर वी.वी. जट्टीपाल सर का, और अपने पिता की खराब सेहत की वजह से हमारे साथ प्रोफेसर द्विवेदी सर नहीं जुड़ पाए, तो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे साथी डॉक्टर श्रीधर बारिक जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, और हमारे टेक्निकल टीम के डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी का, और सारी टीम NMM का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना योगदान दिया। थैंक यू सो मच। नमस्ते।